हरलाखी में हमारी पार्टी का संगठन सब पार्टी से ज़्यादा मजबूत है, किसी भी गठबंधन से हो। तो इसलिए हम लोग को उम्मीद है और ऊपर से भी आदेश है, तो इस हिसाब से हम लोग काम चल रहे हैं। हरलाखी में हम देख रहे हैं कि उनका काफ़ी हमने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू ही हम देखे कि 8-9 उनके लोग हैं जो कि कहते लिखते हैं अपने आप को कि संभावित प्रत्याशी। आप तो पहले घोषणा तो करो, आपका मोटो क्या है, आप कहोगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ से कर दोगे भाई? कहने में और करने में कितना अंतर होता है वो तो आप जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां हैं जो है अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी प्रत्याशी को लेकर मैदान में खड़ी आ चुकी है। ऐसे में हरलाखी विधानसभा का जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी की बता दें कि हरलाखी विधानसभा का सीट पिछले कई वर्षों से सीपीआई और उपेंद्र कुशवाहा का सीट माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए की ओर से हैं, तो क्या इस बार एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को हरलाखी विधानसभा से सीट मिलता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को हरलाखी विधानसभा से सीट मिलता है तो काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। अभी हमारे साथ वीडियो फ्रेम में डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा हैं, जो राजनीति में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं और सामाजिक रूप से भी काफी जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो सर आपको आरएन बिहार के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। नमस्कार सर, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें और हरलाखी सीट की बात करें तो हरलाखी का सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। क्या कुछ लग रहा है कि 2025 का विधानसभा के चुनाव में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में जा रही है? नमस्कार, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए। और जहाँ तक राजनीति की बात करें तो 2020 में हम चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। उस टाइम में हमारी पार्टी कुछ और थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसको आरएलएसपी कहते हैं। बीच में हमारी पार्टी तो नहीं कन्वर्ट हुई, जो कि अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिसाब से है। 2020 में भी जब से हम राजनीति सफ़र शुरू किए हम इसी पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जुड़े हुए और आज भी जुड़े हुए। 2020 में हमने चुनाव भी लड़ा था। सारे ख़त्म होने के बाद 17 कैंडिडेट थे मैदान में, जिसमें हम चौथे नंबर पे रहे थे। उस टाइम हमें बहुत सारे लोग, ये हमारा नेटिव प्लेस है, फिर भी हमें बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं यहाँ कभी नहीं रहा हूँ। पढ़ाई की वजह से मैं जब 99 में बिहार छोड़ा तो सीधा 2016 में हम बिहार आए हैं। तब से हम राजनीति में लगे हुए हैं। अगर हरलाखी विधानसभा की बात करूं तो 2015 में उपेंद्र कुशवाहा को यहां से सीट मिला और उनके जो उम्मीदवार थे बसंत कुशवाहा यहां से विजयी हुए, लेकिन आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुधांशु शेखर को भी मौका मिला और वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही विजयी हुए। लेकिन आगे जाकर उन्हें पार्टी तोड़ ली और जेडीयू से अपना गठबंधन कर लिया। लेकिन अगर इस बार एनडीए के खेमे से उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट मिलती है तो क्या किस सीन होने वाला है हरलाखी का? सबसे पहले आप जानते हैं हरलाखी सीट कुशवाहा समाज के अगल बगल घूमती रहती है थोड़ी सी। ये बहुत अच्छी नसीब है। इस सीट को हम जब से जानते हैं, मैंने जब से देखा, इससे पहले एनडीए गठबंधन का ही सीट रहा, चाहे जदयू से रहे, शालिग्राम बाबू थे। उसके बाद जब आए उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को ये हरलाखी मिला तो पहले बसंत बाबू आए, वो चुनाव जीते। फिर उनका आकस्मिक मृत्यु की वजह से उनके बेटे को ये सीट उपेंद्र कुशवाहा ने सौंपे और उन्होंने भी चुनाव जीता। उसके बाद वो जहाँ भी चले गए। लेकिन चलिए, अभी तो कुछ नहीं कहना है। हम लोग एक गठबंधन में एक साथ है, जदयू है, बीजेपी है, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम हैं, और रामविलास वाले चिराग है, चिराग पासवान वाले जो पार्टी है लोजपा, वो है। अभी हम लोग साथ में हैं और मुझे पूरा विश्वास है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, देखिए क्या है, मधुबनी में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र एक सब जानता है। ये चीज़ आप लोग भी हमसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। उपेंद्र कुशवाहा का विशेष ध्यान रहता है इस सीट पे, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हरलाखी में हमारी पार्टी का संगठन सब पार्टी से ज़्यादा मजबूत है, किसी भी गठबंधन से हो। तो इसलिए हम लोग को उम्मीद है और ऊपर से भी आदेश है, तो इस हिसाब से हम लोग काम चल रहे हैं। अगर इस बार के चुनाव में एनडीए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी पर विश्वास जताकर, भरोसा रखकर उनके खेमे में सीट डालती है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुमत मिल पाएगा हरलाखी से? मिल नहीं पाएगा, हम आपको लिख के कंफर्म देते हैं। क्यों? इसके पीछे भी हम रीज़न बताते हैं। हमारा पंचायत सदस्य से लेकर के हर बूथ पे मेरे 2 लड़के तैनात हैं, हर एक चीज़ में बताए ना। हम संगठन के मामले में हरलाखी में सबसे बड़ा संगठन और सबसे मजबूत संगठन है तो हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। हम मानते हैं बीजेपी का या सीपीआई का या राजद का, आप जानते हैं महागठबंधन का संगठन का क्या है, हर पार्टी में 2-3 कैंडिडेट है, आपस में मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी में यहाँ कुछ भी नहीं, हम लोग जो भी है, मेरा संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हमें भी उम्मीद है, हमारे पार्टी आला कमान को भी पता हरलाखी में हम कितने मजबूत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये सीट मिलेगी और निकाल के देने का क्या 100% श्योर है, निकलना तय है।
अगर 2025 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो प्रशांत किशोर भी काफ़ी सक्रिय देखे जा रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय देखे जा रहे हैं और जो लोग हैं दावेदारी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने जिस मकसद से आया है, हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएँ हैं। लेकिन हम लोग बिहार में हैं, आप जानते हैं, इससे पहले पिछले 20 के चुनाव में भी आपने देखे थे, आप लोगों ने देखा था, एक पार्टी इसी तरह से उभर के आया था जिसका नाम था पुरल्स करके, पुष्पम प्रिया की पार्टी थी वो। पुलल्स पार्टी। हाँ, पुरल्स पार्टी कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे हर जगह। दूसरा चीज़ है कि आप कभी भी एक जगह आ रहे हैं, आपका जो भी मुद्दा है, मान के चलिए प्रशांत किशोर जी का जो भी मुद्दा है, प्रशांत किशोर जी तो ऑलरेडी नीतीश जी के, आप लोग को पता होगा कि नीतीश जी के सरकार में वो कैबिनेट रैंक के मंत्री प्राप्त था दर्जा उनका। और दूसरी चीज़, राजनीति सलाहकार थे वो स्पेशल नीतीश जी का। जो चीज़ वो यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, क्या उस समय वो नीतीश जी को नहीं बता सकते थे कि ये करिए, ये करिए? इन्होंने जो बोला वो किया है। तो ये चीज़ अब जो बोल रहे हैं, तो जनता तो इतना मूर्ख नहीं है। और आप एकाएक आकर के आप कह रहे हैं कि 9वीं फेल, ये है, वो है, ठीक है, हम मानते हैं। हम किसी के भी शिक्षा के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन कुछ भी होता है, आप क्या बोल रहे हैं वो तो सोचना चाहिए ना आपका। हरलाखी में आप, हम देख रहे हैं कि उनका काफ़ी, हमने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू ही हम देखे कि 8-9 उनके लोग हैं जो कि कहते, लिखते हैं अपने आप को कि संभावित प्रत्याशी। आप तो पहले घोषणा तो करो, आपका मोटो क्या है, आप कहोगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ से कर दोगे भाई? कहने में और करने में कितना अंतर होता है वो तो आप जानते हैं। अभी मान के चलिए एनडीए की सरकार में पिछले 1 महीने में आपने देखा है हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितना अच्छा जो चीज़ घोषणा किए हैं, अनएक्सपेक्टेड था ये। लेकिन विपक्ष जो कह रहे हैं चुनाव के समय में क्यों, इससे पहले क्यों नहीं ये घोषणा हुई? विपक्ष का काम क्या होता है? बिना मतलब का मुद्दे उठाना। विपक्ष का जो मुद्दा था उस सबको इन्होंने पूरा किया। विपक्ष का जो मुद्दा था, चाहे क्या कहते, उनका जो भी परिसीमन सुधार से लेकर के हर एक चीज़ पे उन्होंने किया है, जो उनका विपक्ष का मुद्दा था वो सब तो इन्होंने कर ही दिया है। तो फिर विपक्ष का काम ही है कटाक्ष करना, तो कटाक्ष तो अपना करते रहेंगे। पिछले 1 महीने की बात करूं तो पिछले 1 महीने में नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो काम है आगामी विधानसभा पर असर डाल सकता है? क्या ये काम उनको लाभ मिलने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नहीं बिहार के गद्दी पे 20 साल से बैठे हुए, आप भी जानते हैं। 20 साल से बैठे बिहार के नस को वो पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कब कौन सा ज़रूरी एक्शन लेना है, कब क्या करना है। इसी तरह जब बिहार में दारू बंद हुआ था तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। अभी कुछ पार्टी है जिनका आप ज़िक्र किया, वो लोग कहते हैं हम आएँगे तो दारू खोल देंगे, तो दारू खोल देने से सही हो जाएगा क्या? जो चीज़ जहाँ है, वहाँ है। हमें बिहार को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे सोचना है। अब बोल देने से वो भी नहीं, उसका एक पूरा कार्यक्रम तय किया जाता है। किसी भी चीज़, वो घर ही बनता है तो एक इंजीनियर आता है, वो पूरा एस्टीमेट देता है। तो किसी भी चीज़ को बदलाव करने से मतलब नहीं होता। बिहार में क्या है, आप हमें सो बताइए? बिहार में क्या है? सबसे बड़ी चीज़ बिहार के जो भी जनता है, चाहे हम हैं, आप हैं, सबसे आधारित क्या है? खेती आधारित है। नल जल, कल, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ऐसा कारखाना है नहीं। तो जो चीज़ है हमारे पास उसी को डेवलप करना है। और जहाँ तक 2025 के चुनाव की बात है, तो एनडीए 100% एनडीए गठबंधन, इस बार हम लोग का लोगो नारा भी है 2025 में 225 प्लस से हम लोग को जीतना है चुनाव। तो किसी हाल में जीतना तय है। अगर हरलाखी की बात करूं तो पिछले 2 टर्म से यहाँ के विधायक सुधांशु शेखर जी हैं। लेकिन अगर विकास की बात करूं तो विकास से कोसों दूर है हरलाखी। आपको क्या कुछ लग रहा है कि इन 10 सालों में हरलाखी का क्या विकास होना चाहिए था और क्या कुछ नहीं हो पाया? देखिए, उनको जो समझ में आया ना उन्होंने अपने हिसाब से किया। देखिए, हरलाखी के विकास के मुद्दे पे हम लोग बात करें तो हरलाखी में ऐसा क्या है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं? हमारे हिसाब से सड़के का स्थिति जर्जर है सर। सही बात है। हमारे हिसाब से हरलाखी को डेवलप करने में हम 2 ही चीज़ के, सुधांशु शेखर या माननीय विधायक हमारे जो है, या कोई भी आकर के क्या कर लेगा? आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, पुराने हर जगह ज़िक्र है, रामायण हो चाहे गीता हो, हर जगह ज़िक्र है। हमारे पास इतना बड़ा विश्वामित्र स्थान है, कलना महादेव है, फुलहर माँ गिरजा स्थान है, जो हर जगह है, दिया हुआ है। उच्चैठ माँ भगवती है। इसी सब को एक टूरिस्ट प्लेस पे डेवलप कर दे। कम से कम उस जगह के लोगों को, जब टूरिस्ट आना जाना शुरू होगा तो लोगों को एक रोज़गार मिल जाएगा ना ऑटोमेटिक। पर डे 1000 टूरिस्ट अगर आता है तो उसका 1000 आदमी का बिज़नेस तो डेवलप होगा।
तो इस पे काम करना चाहिए। अब इस पे पता नहीं क्यों नहीं काम किए। हम क्या है ना, जब तक आप मुँह नहीं खोलोगे, विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाओगे, तो सरकार कहाँ से ध्यान देगा? आप जानते हैं, देखिए, अभी मधुबनी जिला में एक दूसरा साइड है झंझारपुर, जो कितना डेवलप हो चुका है, और हम लोग कितना बैकवर्ड में है अभी भी। कोई देखता है इधर? कब की बात है, हमें लगता है आज से 20 साल पहले हमने सुना था कि जयनगर सीतामढ़ी रेलवे मार्ग का दे दिया गया है क्लियरेंस, ज़मीन का भी नापीकरण हो चुका है, लेकिन 20 साल से आज तक कुछ नहीं देखा हमें। जबकि कल पिछले 5 साल में आप देखिए, एक झंझारपुर को देखिए कहाँ से कहाँ गया है। मेडिकल कॉलेज थोड़ा दिन अभी तो आप लोग के मीडिया के थ्रू ही हम देख रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय मधुबनी के नाम से आया, वो भी झंझारपुर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? रीजन यही है, जब तक जनप्रतिनिधि अपना आवाज नहीं उठाएगा तो कहाँ से देगा सरकार? सरकार तो जिला को दे रहा है। आप में काबिलियत होना चाहिए कि आप उसको खींच के अपने पास लाए। सबसे बड़ी चीज आप में काबिलियत होना चाहिए, आपके बोली में इतना होना चाहिए। किसी भी मुद्दे को आप 4 बार विधानसभा में उठाए, सरकार का ध्यान या उस विभाग का जो मंत्री होगा तो उसका ध्यान तो आपकी तरफ आकर्षित होगा ही ना। और ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है देश के बिहार की क्या बात करते हैं, देश की बड़ी मुद्दा है, जो कि हमारे ये जो गिरजा स्थान है, उच्चैठ माता रानी का स्थान है, ये सब तो हर जगह जिक्र है ना। तो इस पे एक बार सिर्फ इसको प्रचलित करने का, थोड़ा पिछली बार किसी ने शायद उठाया था, तो हमने सुना था कि फुलर को डेवलप करने के लिए कुछ दिन पहले पता चला कि 120 करोड़ का पैकेज मिला है। तो इसी तरह चाहे तो क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि हम रोजगार देंगे, भाई कहाँ से देंगे रोजगार? रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए ना हरलाखी में। सर, हरलाखी जो है भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर है, और हरलाखी में अगर अधिकारियों की बात करें तो हर एक अधिकारी जो है कहीं ना कहीं घूस लेकर काम कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार जो है हरलाखी में कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। हरलाखी में ही क्यों कहेगा, भ्रष्टाचार तो हर जगह बढ़ा हुआ है। सरकार इस पे अपना काम कर रही है, लेकिन क्या है ना, हम देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, क्या होता है ना, आदमी तनिक देर के लिए, अगर हम ही या आप कहीं भी जाते कोई काम करवाने के लिए, तो काम करने में एक तो सामने वाला आनाकानी करता है, तो आदमी को लगता है कि मेरा काम नहीं कर रहा है। तो इसमें दोनों तरफ का हम फॉल्ट मानते हैं, जनता का भी गलती है, ऑफिसर्स का जो गलती जो है, आप नहीं दोगे तो जबरदस्ती थोड़े लोगा। जनता हम भी होते हैं तो क्या होता है, लोग कि दे देंगे तो थोड़ा जल्दी कर देगा, है ना। इसी तरह से सबका मनोबल बढ़ता है। और भ्रष्टाचार ओबियसली हम आए दिन देखते रहते हैं कि कुछ लोग हैं कि भ्रष्टाचार पे बात करके जाते हैं सुबह में, और शाम में वही घूस लेते पकड़ाते हैं। आप ही लोग के थ्रू देखे हमने, तो इस तरह का है। देखिए, हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, तो आदमी बराबर नहीं होगा। धीरे धीरे कंट्रोल में है और काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। उन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो आपको वीडियो फ्रेम में देख रहे हैं? विधानसभा बहुत ही करीब है, कैसे उम्मीदवार का चयन करें जो उनकी हित का कार्य करे, उनके हित में कार्य करे और विधानसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके? मैं हालांकि विधानसभा के सारी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, पता नहीं, देखिए अभी क्या है, 25 में चुनाव होना, अभी तो सीट का घोषणा भी नहीं हुआ है, किसी भी गठबंधन का घोषणा नहीं हुआ कि ये विधानसभा किसको मिलेगा। लेकिन हाँ, हालांकि विधानसभा की जनता से हम सिर्फ यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप जब भी कोई भी कैंडिडेट चुने, तो बाद में जो 5 साल आप गाली दीजिएगा, वो गाली ना दे करके पहले आप डिसीजन लीजिए। कोई भी जनता को क्या चाहिए, एक मान सम्मान आपके बुरे समय में, या आपके क्षेत्र को डेवलप करे, यही चाहिए ना। उसके लिए को कैसा होना चाहिए बंदा, वेल एजुकेटेड हो। सबसे पहला चीज़ है एजुकेशन, एजुकेटेड बंदा हो। एजुकेटेड बंदा रहेगा तो उसका दिमाग डेवलप होगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा। दूसरा, उसका पर्सनल बिहेवियर कैसा है जनता के साथ, आपके बीच में वो कितना देर रहता है, ठीक है, जो आपके बुरे समय में काम आ सके, ऐसे लोगों को चुने। बस इससे ज़्यादा हमारा कोई सजेशन नहीं है। तो हमारे साथ अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संतोष सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी और निष्पक्षता के साथ रखा। देखना होगा कि क्या कुछ सीन होने वाला है हरलाखी का। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।